गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन की एक नई बुक आई हुई है मार्केट में, जिसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। ये सामाजिक विज्ञान के लिए विशेषकर बनाया गया है, जो 6 to 8 के लिए है। और इसमें 16 टेस्ट सीरीज जो है कि उसमें दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस पे है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है कि जैसे आपको पता है कि परीक्षा का पैटर्न यानी कि इस बार बदलाव हुआ है। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली हैं, और इसमें 3 उसमें भाग रहेंगे। यानी कि पहले भाग में भाषा के 30 प्रश्न रहेंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें जो दूसरा भाग है ये सामाजिक अध्ययन का होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। और तीसरा जो भाग है वो विषयवार होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न होंगे। इस तरीके से कुल 150 प्रश्न है। परीक्षा की अवधि इसमें देखिए 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी, और प्रश्नों की कुल संख्या 150, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें 16 जो टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो हम बारी बारी से इस जो है कि एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। विशेष करके चूँकि इसमें 150 प्रश्न है तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए इसमें जो लैंग्वेज के जो प्रश्न होंगे, चूँकि लैंग्वेज एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो लैंग्वेज के जो प्रश्न होंगे उसको अलग से उसका वीडियो अपलोड करेंगे। और बाकी जो 120 जो प्रश्न है सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के, तो उसको एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं इसको। देखिए पहला सेट होगा आज के लिए हमारा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। ये पहला सेट हमारा है। देखिए ये इसमें लैंग्वेज के प्रश्न है, चूँकि ये पार्ट 1 हमारा देख लीजिए है। और ये इसमें हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न है, यानी कि 30 नंबर, तो इसका वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे। ये प्रश्न है, और इसका चूँकि जो लैंग्वेज का जो वीडियो अलग से अपलोड होगा, इसमें हम देखते हैं विशेष करके आज। ये देखिए हिंदी के प्रश्न हैं, कुल 30 प्रश्न यहाँ तक हैं। और इसके बाद से यहाँ पर जो है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। तो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं तो उसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, और उसके बाद से विषयवार आपके 80 प्रश्न होंगे सामाजिक विज्ञान के। ये 6 to 8 के लिए है, लेकिन आप लैंग्वेज का जो भी इसमें जो वीडियो होगा वो 9th 10th वाले भी देख सकते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान सामान्य अध्ययन में जो पेपर है लगभग कॉमन है, तो सिलेबस सेम है एक तरह से देखा जाए तो। इस तरीके से आइए शुरू करते हैं इसको। पहला इसमें प्रश्न दिया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। हम जानते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263, आप इसको नोट कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ये मिलियन में करके है, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो इस तरीके से 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। यानी कि इस तरीके से इसमें पहला ऑप्शन सही है। और इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ी में है, जबकि यहाँ पे शिवालिक, हिमालय, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन में वो नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इसमें 5वां ऑप्शन भी शामिल है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस तरीके से इसमें चूँकि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी है, और इस ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। तो देखिए माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है, और माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है, और इससे संबंधित जो राज्य है इस परियोजना से वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है जैसे इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है तिलैया परियोजना है। तो तिलैया परियोजना जो है वो बराकर नदी पर बनाया गया है, जो झारखंड में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है। इनमें से मानव निर्मित झील कौन सा है। तो देखिए मानव निर्मित झील इनमें से कौन है। तो देखिए तो इसमें से मानव निर्मित जो झील है तो उसमें ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और एक है पेरियार झील। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर बनाया गया है, और जबकि जो पेरियार झील है वो केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन 1 और जो 4 है वो दोनों ही मानव निर्मित झील हैं।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है स्थित है। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो देख लीजिए इसमें जो दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा राज्य में है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और ये गोवा राज्य में स्थित है जो कर्नाटका की सीमा के निकट है। और दूधसागर जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है आप जान सकते हैं, तो मांडवी नदी पर है। इस तरीके से इसका ये अगला प्रश्न होगा। यहाँ से देखिए 36वां प्रश्न होगा। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है। कौन सा जो जेट स्ट्रीम है वो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है। तो इसका देखिए इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन जो ए दिया हुआ है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये एक तरीके से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक माने किस मृदा जो है कि का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है, यानी कि हम जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही होगा इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब 38वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 38वां प्रश्न है कि कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, दुलहस्ती परियोजना, कोयना परियोजना, पोंग परियोजना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है और ये कोयना नदी पर स्थित है। जबकि देखिए ये जो दुलहस्ती परियोजना है ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। और ये जो पोंग परियोजना है वो ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि जो घाट प्रभा परियोजना है घाट प्रभा नदी पर है और ये कर्नाटका में स्थित है। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन के विषय में आपको जानकारी मिल गई। और नेक्स्ट है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार में किस ओर है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसकी उपस्थिति बिहार के किस ओर है ये बताना है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम में है ये बिहार के। नेक्स्ट है कि पवना विद्रोह कब हुआ था। पवना विद्रोह कब हुआ था। देखिए जो पवना विद्रोह है 1873 से 76 में हुआ था। और पवना जो विद्रोह है वो जमींदारों के विरुद्ध किसानों का एक तरह से विद्रोह था। तो और ये जो किसान थे, किसान विद्रोह हैं, वो तत्कालीन जो बंगाल के यूसुफशाही परगना के पवना क्षेत्र में हुआ था और इसलिए इसे पवना विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो ईशान चंद्र राय थे। ये भी आपको जानने लायक बातें हैं। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। ये सब लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था उनका, क्योंकि वास्तविक नाम। और उनका जन्म जो हुआ था 1824 में हुआ था, गुजरात के टंकरा नामक एक गांव में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने वेदों की ओर लौटो ये उनका प्रमुख नारा था। और उनकी मृत्यु जो हो गई थी 1883 में हो गई थी। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। उनका प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। 1875 में बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और जन्म हुआ था 1824 में, गुजरात में हुआ था, टंकरा नामक गांव में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये 42वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये किया गया था। और कोलकाता में ये 1781 ईस्वी में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। और ये कोलकाता मदरसा की स्थापना विशेष करके फ़ारसी और अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। तो इस तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है। 43वां प्रश्न है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है और इसमें सही जवाब होगा, यानी कि सी 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच वर्ष 1854 का है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे और
उन्होंने शिक्षा भारत में विशेष करके शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना बनाई थी 1824 में, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। देख सकते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था वो कोलकाता से हुआ था, और इसमें पहली बार जो समाचार पत्र निकालने का श्रेय भारत में है आयरिश जेम्स अगस्टस हिक्की के नाम से है। और 1780 में, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र जो किया था उसे बंगाल गजट के नाम से जो है कि उन्होंने अपना ये समाचार पत्र निकाला था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। ये अगला प्रश्न है, और आप देख सकते हैं इसमें 45वां प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था 1905 में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ये 46वां प्रश्न है। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले जो पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और 1892 में क्योंकि वो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, और उदारवादी दल की ओर से उनको चुना गया था। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद राणा डे, ये यानी कि पहला ऑप्शन होगा। और हम जानते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो चूँकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 48वां प्रश्न होगा, यहाँ से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ये जो 48वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो एक मराठी समाचार पत्र निकाला था, मराठा समाचार पत्र, उसको किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो वो जो मराठा और केसरी नाम से 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो मराठा समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, जबकि जो केसरी की भाषा थी वो मराठी थी। तो यहाँ पे चूँकि हमको मराठा समाचार पत्र के विषय में पूछा है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी में, जबकि जो केसरी था उन्हीं के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 9B यानी कि जो पार्ट 9B है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में अंतः स्थापित हुआ। ये 49वां प्रश्न है, देख लीजिए। और ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब होगा, इसमें देख लीजिए सही जवाब है 92वां। इसमें जो ऑप्शन है 94वां संशोधन है ये, या 97वां है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा संशोधन सही होगा इसके लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि 97 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में उसे 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो 9ख में जो शीर्षक जो दिया गया है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि 50वां प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के नाम से के रूप में दर्शाया जाता है। जो योजना अवकाश जो हुआ था वो कब हुआ था, इसमें बताना है। तो इसमें देख लीजिए जो योजना अवकाश जो कहा जाता है, यानी कि 1966 से लेकर के 1969 के बीच में पहली जो योजना अवकाश के रूप में माना जाता है, क्योंकि उस समय पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रम था, क्योंकि उस समय 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उस वर्ष देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और लगातार सूखा और अकाल की स्थिति के चलते जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो विशेष करके फेल कर गई और उनका क्रम टूट गया था। तो इस तरीके से 1966 से 69 का जो समय माना जाता है ये योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, जबकि वो जो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सतीश, ये देखिए ये मैथ के कुछ प्रश्न है। तो मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है ये हम पहले भी बता चुके हैं अपने पहले के वीडियो में कि जो मैथमेटिक्स के प्रश्न है, चूँकि मैथमेटिक्स यहाँ सॉल्व करना ईजी नहीं है, और दूसरी की इसमें जो है कि वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। और इसका जो PDF होगा मैथमेटिक्स के प्रश्न के साथ, इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे।
और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जा करके टेलीग्राम पे आप इसका PDF देख सकते हैं। तो देखिए इसमें 51 जो प्रश्न है इसका ऑप्शन इसमें सी है, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है जो 52वां प्रश्न है, देख लीजिए इसमें इसका ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है जो देखिए इसका जो 53 नंबर प्रश्न है ये आपके सामने है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि लगातार इसका ऑप्शन सी हो रहा है। 54 जो प्रश्न देख लीजिए सब मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, इसका भी ऑप्शन सी सही है। और 55 है, इसमें देख लीजिए 55 का बी राइट आंसर है। और इसमें 56 जो प्रश्न है देख लीजिए 56, इसका जो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो 57वां प्रश्न इसका है, यहाँ पे 57 प्रश्न का सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और इसमें नेक्स्ट जो सवाल है यानी कि 58 जो सवाल है, यानी कि इसका भी ऑप्शन ए सही है। और 59 ये जो प्रश्न है ये साइंस के हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? इसका सही जवाब होगा कि परमाणु क्रमांक जो है कि इसमें जो विकल्प दिया हुआ है इसमें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 30 नहीं है। और इसमें देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जिंक जो है उसका परमाणु क्रमांक वो 30 है, जो कि इसमें नहीं है। बाकी इसमें जो दिया है वो आप उसको देख सकते हैं। देखिए इसमें कोबाल्ट जो है उसका ये 27 होता है, जो कॉपर है कॉपर का 29 है। और इसमें निकल जो है यानी कि निकल का 28 होता है, जबकि जो जिंक है यानी कि Zn उसका 30 होता है, जो कि नहीं दिया है। इस तरीके से ऑप्शन इसका ई सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में इसमें बताना है कि इसमें क्या करना पड़ता है। जो अगर केल्विन पैमाना है उस पर जो ताप अगर है तो उसको सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें हमको कौन सी क्रिया करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें यानी कि 273 को घटाना पड़ता है, यानी कि केल्विन पैमाने पर जो तापमान है उसको सेल्सियस में बदलने के लिए 273 उसमें से घटा देते हैं। इस तरीके से हमारा जो सही जवाब है वो निकल जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि के का जो मान होता है वो 273 प्लस सी होता है, तो अगर सी निकालना होगा तो 273 उसमें से घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? 61वां प्रश्न है कि कौन सा अंग है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय इसका सही जवाब होगा। और इसमें क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं और वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन यानी कि एल्केन श्रेणी का है। और हम जानते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, यानी कि CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है और इसी श्रेणी का सदस्य है प्रोपेन। तो इसमें प्रोपेन हम जानते हैं कि कार्बन की उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो 3 होगी, इसका ऑप्शन इसमें बी सही होगा, C3H8। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? ये 63वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है कि यानी कि फ्लानफ्थैलिन जो है उसका संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, ये किसके लिए बताना है कि ये लाभदायक होते हैं? तो विशेष करके इसमें है कि ये विशेष करके जो है वो इमारती लकड़ियों के लिए लाभदायक होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन करा किसके समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो। ये बताना है कि इसमें जो खाली स्थान उसमें क्या भराएगा, यानी कि इसका विस्थापन किसके समानुपातिक होता है जब इसका त्वरण स्थिर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि काम के समानुपातिक होता है। और इसमें इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? ये 66वां प्रश्न है कि किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब होगा यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो है इसका सही जवाब होगा और इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देखिए ये भी मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और इसमें
इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 46.80 इसका राइट आंसर होगा, समतुल्य बट्टा जो है। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं। अब ये भी मैथमेटिक्स के प्रश्न है। मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है उसका वीडियो आपको उसका टेलीग्राम पे आप उसका PDF देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा। इसमें देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब देख लीजिए। 68वां प्रश्न है, चूँकि हल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि स्क्रीन पे यहाँ हल करने में थोड़ी सी परेशानी है। इसका ऑप्शन ए सही है, 68 का ए सही है। और देख लीजिए, इसमें जो 69वां प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 69 प्रश्न है उसका इसमें ऑप्शन इसमें सही है, इसका सी सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि किस बालियान ने एशियाई खेलों में 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती हैं? किस बालियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती हैं? तो इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि गोला फेंक में किरण बालियान, देखिए सॉरी किरण बालियान इसमें दिया हुआ है। किरण बालियान ने एशियाई खेलों में ये जो है कि 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला जो है उन्होंने पदक जो है वो जीता है, वो गोला फेंक में जीता है। यानी कि भारत ने एशियाई खेलों में कुल 107 पदक प्राप्त किया था, जिसमें 28 स्वर्ण पदक थे और 33 रजत थे, जबकि 41 कांस्य पदक थे। तो इसमें किरण बालियान ने गोला फेंक में भारत के लिए एक पदक जीता है। इसका देखिए, इसका जो तीसरा खंड है वो सामाजिक विज्ञान का है, और इसमें देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान से सभी प्रश्न हैं। सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है वो 9, 10th और 6 to 8 सबके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस या फिर जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं वो बहुत से प्रश्न देखा जा रहा है कि कॉमन है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था? सही जिसका जवाब है इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि हूणों के आक्रमण से ऐसा हुआ था कि गुप्त वंश का पतन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? ये 72वां प्रश्न है, और 1498 में यानी कि भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। सही जवाब इसका ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन इसका सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, क्योंकि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ई है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो बनारस के निकट है, और उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु का कथन है, और हम जानते हैं कि अरस्तु ने एक पुस्तक भी लिखी थी, द पॉलिटिक्स पुस्तक जो है अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। और अरस्तु यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु का ही कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? ये अगला प्रश्न है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक संगठित स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये उसकी महत्वपूर्ण यानी कि चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उस पर चोल शासकों ने काफ़ी ध्यान दिया था और उसको काफ़ी उत्कृष्ट बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल शासन में वंशवादारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? जो मुग़ल वंश में यानी मुग़ल शासन में वंशवादारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, और हम जानते हैं कि अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहते हैं, और अकबर ने 1574 में वंशवादारी व्यवस्था को लागू किया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने और भी बहुत सारे काम किए थे जिसको आपको जानना चाहिए कि अकबर ने सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो इस तरीके से, और अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में एक धर्म भी शुरू किया था, दीन ए इलाही। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 77वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ये नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स
विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस शासक ने को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ये 78वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए इसमें, क्योंकि जो सम्राट हेमचंद्र हैं तथा जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसका जवाब इसमें सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और जो सम्राट हेमचंद्र हैं उनको भी। इस तरीके से उसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर में निम्न में से संबंधित कौन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रकूट जो है, यानी कि राष्ट्रकूट से संबंधित हैं कि जब एलिफेंटा में चट्टान काट करके जो प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए थे। और राष्ट्रकूट वंश के जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी। इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है 1906 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये देख लीजिए अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1906 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। इसका सही जवाब देख लीजिए ऑप्शन सी है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है कि चोल काल के दौरान, यानी कि देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि चोल काल के दौरान मुबेंद्र वेलन और अरैयार की उपाधि जो है कि उपाधियाँ थी, ये किसकी उपाधियाँ थी। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका सही जवाब है कि इसका ऑप्शन बी सही हो, यानी कि धनी भूस्वामियों को ये उपाधि दी जाती थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना हुई थी इस बीच में 1290 से लेकर के और 1320 के बीच में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है कि कह रहा है कि चारों वेद में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे छोटा है और हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति भी रखता है, जो धुन और मंत्रों का संग्रह है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो साम वेद है वो चारों वेदों में सबसे छोटा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति भी है और धुन तथा मंत्रों का उसमें संग्रह भी है। क्योंकि सामवेद क्या है कि सामवेद गायन प्रधान है, हम जानते हैं कि उसमें, और इसमें इस सामवेद में यज्ञों के जो यज्ञ होते हैं उसके अवसर पे गाए जाने वाले सभी मंत्रों का उसमें संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। ये फ्रांस की क्रांति से, यानी कि अमेरिकी जो क्रांति है उससे संबंधित है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिकी जो है कि 13 उपनिवेशों पर, जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उस पर ब्रिटेन का अधिकार था और जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का नेतृत्व उसमें किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभाचार्य हैं। और नेक्स्ट है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका सही जवाब है कि वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बाण भट्ट काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे और बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न है कि प्राचीन शहर हम्पी ये किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही जवाब है कि जो कि हम्पी जो है वो, हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसका ई सही है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी। तो इसमें देख सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हुगली नदी के किनारे इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। ये जानते हैं कि जो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें सही जवाब इसका है कि भगत सिंह जो है कि काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। और नेक्स्ट है
दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी है, यानी कि समुद्र से भूमि की ओर। और कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा इसका सही जवाब होगा, और बाकी सभी राज्यों से वो गुजरती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ये बताना है कि प्रायद्वीपीय भूमि जो है कि वो पूरी तरह से किस तरह के आकृतियों से या किस चीज़ों से घिरा रहता है? तो सही जवाब है, यानी कि जल से। पूरी तरह से जो है कि जो जल से घिरा रहता है तो उसे हम प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। अब देख लीजिए इसमें जो सांगपो है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, जबकि नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं। और इसी नदी को, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती हैं तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? ये 96वां प्रश्न है कि सही जवाब इसका है अरब सागर, यानी कि अरब सागर जो है, अरब सागर जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। और अरब सागर जो है वो उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका ए है, यानी कि इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार का महासागर कौन सा है? सही जवाब होगा इसका कि अटलांटिक महासागर जो है, इसका आकार एस आकार के जैसा है। और अटलांटिक यानी जिसको हम अंड महासागर भी कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल जो है कि लगभग प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से के लगभग आधा है, और यह विश्व के लगभग 1/6 भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए इसमें कि भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये बताना है, ये 99 ये प्रश्न है कि भारत में उस स्थान का पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हुआ करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? आर्गन की मात्रा कितनी है, यानी कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत आर्गन की मात्रा है पृथ्वी के वायुमंडल में? तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि 1% जो है। और देखिए इसका अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बातमय ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि नेपच्यून होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत का जो उत्तरी मैदान है वो पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और 103वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि एक से अधिक इसमें से नदियाँ जो हैं कि वो गंगा की सहायक नदी हैं। यानी कि इसमें देख लीजिए राम गंगा तथा काली गंगा, ये दोनों ही गंगा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि हिंद महासागर जो हैं। और नेक्स्ट है 105वां प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? सही जवाब इसका फिर वही होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है वो। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही जवाब होगा, यानी कि जो जावड़ी पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 107वां प्रश्न है, और सही जवाब इसका होगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी जो पर्वत हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि
ऑप्शन बी है, यानी कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, देख लीजिए। और अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि सतपुरा पर्वत श्रेणी से वो घिरा हुआ है। इसका देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एलएससी, यानी कि जो एलएससी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस के बीच प्रभावी सीमा है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो है कि वो एलएससी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है। तो ये है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही इसका सही जवाब होगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह कथन महात्मा गांधी का है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। ये देख लीजिए, यहाँ से कुछ साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ दिक्कत है। और यहाँ से सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। और इसका सही जवाब है, यानी कि अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, यानी कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि हीगल के द्वारा ये कहा गया है कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार जो है वो राज्यों को कहा गया है, यानी कि हीगल ने कहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार था। तो इसका सही जवाब है, यानी कि योजना आयोग इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, ये किसके द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, इसमें से जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से इसका ई सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है। तो जनता में, यानी कि लोकतंत्र की जो अंतिम सत्ता होती है वो जनता में ही निहित होती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर के 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, उसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया से प्रारंभ करना उसका सही जवाब था। तो इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, यानी कि नेक्स्ट है कि इसमें देखिए, इसमें जो बांध और सिंचाई का निवेश भी था उसमें, और इसमें था कि कृषि का विकास करना भी था। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, ये बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब सही है। और यानी कि जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस तरीके से। और नेक्स्ट है कि राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। किस प्रकार का ये बही खाता है। तो इसका ऑप्शन होगा इसमें कि आर्थिक जो है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती हैं। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद इसके लिए सही होगा। तो इसका सही जवाब है, यानी कि अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल, यानी कि देखिए इसमें अनुच्छेद जो दिया हुआ है कि 125वां प्रश्न है, अनुच्छेद 153 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा।
पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा यानी कि पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब है यानी कि 35 वर्ष इसका सही उम्र है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो लिया गया है यानी कि जो रूस से लिया गया है, सही जवाब इसका होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के यानी कि किस स्वरूप को स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब होगा यानी कि समाजवादी रूप को इसमें स्वरूप को स्वीकार किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? सही जवाब इसके जो राजमार्ग हैं वो परिवहन के सबसे प्रमुख साधन हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से अब, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो सही जवाब होगा यानी कि पहला राज्य जो है कि असम है, इसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया है? क्यों अपनाया गया था उपभोक्ता कानून? तो इसका सही जवाब है यानी कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए और उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार देने के लिए। इस तरीके से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि यूरोप। नेक्स्ट है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1994 से इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सूचकांक के विषय में ये ऑप्शन सी है यानी कि सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये सही नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद का जो उदय हुआ था उसके लिए सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए यानी कि औद्योगिक विकास ही उसके लिए उपयुक्त कारण था। और औद्योगिक विकास के कारण ही साम्राज्यवाद की या फिर कहें कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें बताना है कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्म में सकल मूल्यवर्धित का कुल योग एक फार्मूला है, यानी कि इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन होगा यानी कि जीडीपी का जो मान होता है तो वो जो है कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्म के संकलन मूल्यवर्धित का कुल योग होता है। और नेक्स्ट है कि सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं क्या कहलाती हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। और यहाँ से देखिए और कुछ प्रश्न रह गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद में किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यानी कि अंतिम वस्तुओं की बिक्री को शामिल किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी के लेखक कौन है ये बताना है। तो अरविंद अडिगा इसके सही इसका ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इस तरीके से। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा जो है कि किस वर्ष उसको लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1999 में इसको फेमा को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? इसका भी ऑप्शन सी है यानी कि जीडीपी जो है जीडीपी में से जो मूल्यह्रास उसको घटा देते हैं तो सही जो है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब होगा इसने की परिसंपत्तियां इसे कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है अब कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हैं ये 1999 से 1992 से 97 तक ये चली थी और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी रेखा गरीबी की किस आधार को मापती हैं? तो उसका सही जवाब देख लीजिए क्या होगा इसमें।
ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आय स्तर या उपभोग व्यय को मापने का काम करती हैं जो गरीबी रेखा होती हैं। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब होगा और इसका ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भीम यूपीआई जो है, इसमें इसके संदर्भ में भीम में जो भीम शब्द लिखा हुआ है उसमें आई शब्द का क्या मतलब होता है? आई शब्द किसका क्या मतलब होता है? तो देखिए भीम का जो पूरा नाम होता है यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका सही जवाब होगा इंटरफेस, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी की संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वयं सहायता समूह, इसका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से ये 150 जो प्रश्न हैं ये आज के लिए, और काफ़ी लंबा वीडियो हो चला है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये पहला सेट था, इसमें थोड़ी सी इसमें मैनेज करने में भी दिक्कत हो रहा था। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड किया जाएगा और इसमें जो लैंग्वेज का प्रश्न है वो अलग से वीडियो में अपलोड किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए।